नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के एक नए कैंपस कैंपस का उद्घाटन किया। हालांकि काम तो इस पे 2010 से ही चल रहा था। 2010 में ही इस पर विचार प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि नालंदा को हम दोबारा खड़ा करेंगे। इट विल बी अ रीसर्जेंस ऑफ नालंदा। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस साल बनी, उस साल जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी शुरू हो गए। बच्चों ने एडमिशन लिए और उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी 10 साल बाद आज इस स्थिति में आ चुकी है कि उसके एक नए कैंपस का उद्घाटन हो रहा है और भी नए कैंपस बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि जो आतंकियों ने, आतताइयों ने, आतंकवादियों ने हमारी जिस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया था, उस संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है। भाई उसे मैं आतंकवादी ही कहूंगा जो किसी धर्म के विश्वविद्यालय को नष्ट कर दे, उस पे हमला करे, वहां के लोगों को मार डाले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म का है। भाई आतंकवाद का कोई धर्म होता ही नहीं, हम तो सब जानते हैं कि आतंकवाद का तो कोई धर्म होता ही नहीं। तो हर वो व्यक्ति आतंकवादी है जो किसी दूसरे का सम्मान नहीं करता, जो किसी दूसरे पर जुल्म करता है, उस पर जबरदस्ती करता है, अपने विचार जबरदस्ती थोपता है। हर वो व्यक्ति आतंकवादी है। डजंट मैटर वो कौन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। हर ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का काम करता है वो आतंकवादी ही है। और हम तो जानते ही हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इससे बड़ा सच तो आज तक मैंने दुनिया में सुना ही नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आज की डेट में ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, इस पर वीडियो बनाने का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो जानकारी आपको मिलेगी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ सकें कि नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के आज जो मिथक और आज जो मिथ्स फैलाए जा रहे हैं, जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं, जो मनगढ़ंत कहानियां फैलाई जा रही हैं, उससे हमें बचकर रहना है। और हमें बचकर नहीं रहना है, अपने बच्चों को बचा कर रखे रखना है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखना शुरू किया होगा, अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो एक जो है अलग तरीके का नैरेटिव चल रहा है यूट्यूब पे। जो वामपंथी इतिहासकार हैं, जो मक्कारी की पराकाष्ठा है, उन्होंने एक नया नैरेटिव सेट किया हुआ है। उन्होंने क्या बताया है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसे असल में बख्तियार खिलजी ने जी ने नहीं जलाया था। बख्तियार, माननीय बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया था। उसे जलाया किसने था? उसे जलाया था ब्राह्मणों ने। इस बात का कोई सबूत कहीं मौजूद नहीं है। 1193 में जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण इस कदर हावी हो चुका था कि हिंदू कहीं बचा ही नहीं था, किसी तरीके से अपने प्रभुत्व को स्थापित ही नहीं कर पा रहा था, उसके ऊपर इस्लामिक शासन आ चुका था। उस समय पता नहीं कौन से हिंदुओं ने ये घर जला दिया भाई। ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी कैसे जला दी? और वही ब्राह्मणों ने। एक इतिहासकार है डीएन झा, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने ये बताया था कि हिंदू फनेटिक्स ने जो ये हमारा 1193 ईस्वी में इसको जलाया था, हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है। और उनका ये कहना है, उसी डीएन झा का, आप ध्यान से समझिएगा कि वो किस तरीके से आपके दिमाग से खेलते हैं। उसी डीएन झा ने ये कहा कि हिंदू शब्द तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। हिंदू शब्द तो अंग्रेजों के आने के बाद ही एक सरफेस पे आया। इसकी उत्पत्ति ही अंग्रेजों के आने के बाद हुई। अंग्रेजों ने ही इस चीज को सामने ला करके रखा कि हिंदू क्या है। उससे पहले तो हिंदू को कोई जानता ही नहीं था। इसका मतलब है कि हिंदू शब्द जो है 1800 1900 के आसपास हम जानना शुरू किए होंगे, अगर अगर अंग्रेजों ने किया है तो। उससे पहले तो हम जानते ही नहीं होंगे। ये बात डीएन झा लिखता है। और यही डीएन झा जो कि ये बता रहा है कि सन 1800 में या 1900 में हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई, यही डीएन झा ये बता रहा है कि हिंदू फनाटिक 1193 में नालंदा को जला देते हैं। जब हिंदू आया बाद में है तो हिंदू फनाटिक 1193 में कहां से आ गया? आसमान से टपका था। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि किस प्रकार से आपके दिमाग से खेलते हैं। अभी भी दिमाग से खेलने की कोशिश की जा रही है। किसके? आपके नहीं। उन्हें पता है कि आपको नहीं बदला जा सकता। उन्हें पता है कि आपको गुस्सा आएगा, आपको उनकी मक्कारी देख करके जलन होगी, आपको उनकी मक्कारी देख करके आप अपना हाथ मसल के रह जाएंगे कि कैसे इन मक्कारों को ठीक किया जाए। लेकिन उनका उद्देश्य आपको ठीक करना या आपके साथ उलझना नहीं है। उनका सीधा सा उद्देश्य है कि वो आपके बच्चों को टारगेट करें। आपके बच्चे जो 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल की उम्र में हैं, इस रेंज में हैं, उनके दिमाग में वो चीजें भर देना, इतनी बार इस झूठ को बोलना कि आपके बच्चों के दिमाग में वो सच बन करके बैठ जाए और फिर उनके हिसाब से उनकी चुनी हुई सरकार सत्ता में आए और फिर ये भारत को बर्बाद करें, इसे लूटें, इसे खसोटें। लेकिन ये हमें होने नहीं देना है। अपने बच्चों को जब भी कोई ऐसी घटना हो, नजर रखिए, अपने उत्तरदायित्व का वहन कीजिए। गाड़ी, घर, बंगला सब बनता रहेगा, लेकिन जिस दिन ये लुट जाएगा उस दिन क्या करोगे? आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आप इसकी सुरक्षा करने के लिए अपने धन को सुरक्षित नहीं कर सके। आप अपने बच्चों को बताइए कि ये चल रहा है। समझने की कोशिश करो बेटा।
कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने ही जलाया था। बेटा ये जो चीजें तुम देख रहे हो, ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये प्रोपोगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। वो तुम्हें बहका करके, अपना मित्र बना करके अपने हिसाब से वोट डलवाना चाहते हैं। लेकिन तुम स्वतंत्र हो, ये बच्चों को बताइए कि तुम आजाद हो। तुम अपनी मर्जी से किसी को भी वोट डाल सकते हो जिसे तुम अच्छा समझते हो, ना कि किसी के प्रभाव में आकर के। जिसे तुम सही समझते हो उसे तुम वोट डाल सकते हो। इन चीजों को लेकर के अपने बच्चों को सचेत कीजिए, अन्यथा ये भारतवर्ष बहुत बड़े खतरे में है। आप समझ जाइए कि विधर्मी अधर्मी भारतवर्ष की मूल संस्कृति को नष्ट करके यहाँ पर राक्षसी धर्म की स्थापना करने में लगे हुए हैं। इस बात को मजाक मत समझिए। आज मेरी बात आपको हो सकता है ऐसी लग रही हो कि पता नहीं क्यों इतना जो है इमोशनल हो रहा है। नहीं, ये कोई इमोशनल नहीं बता रहा, मैं आपको भविष्य बता रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और आने वाले समय में आप देखेंगे भी कि किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हैं पूरे भारतवर्ष में। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और ब्रेन वॉश को लेकर के मैं आपको एक चीज बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ध्रुव राठी। उसने क्या किया है, उसने एक दिन क्या किया कि एक वीडियो बनाई, उसमें उसने ये दिखाया कि आपका जो गाय है उसकी वो सेवा कर रहा है। अपने घर में आया हुआ है, गाय को कुछ चारा खिला रहा है। चारा खिलाते समय वो एक ज्ञान की बात करता है। कौन से ज्ञान की बात करता है कि ये गाय जो है बड़ा महान पशु है, ये हमारी और आपकी तरह फीलिंग रखता है। और करते करते बातें करते करते इमोशनल कनेक्ट बनाते बनाते गाय के साथ अचानक से स्टाइल में बिल्कुल अक्षय कुमार की तरह अपना जो है चेहरा घुमाता है, यूं मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में बीफ एक्सपोर्ट किस लेवल पे पहुंच गया है, और बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से चंदा लेकर के लोगों ने चुनाव में लगाया है। मैं आपको बताता हूं। फिर वो एक कटिंग लेके आता है। उस कटिंग में लिखा होता है साफ साफ कि बफेलो मीट, यानी भैंस का जो मीट है उसको एक्सपोर्ट किया गया है भारत से बाहर। अब आप देखिए जरा, इनकी बुद्धि देखिए कैसे ये आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। ये साइकोलॉजी से खेलते हैं, इनको साइकोलॉजी का ही नॉलेज दिया जाता है कि कैसे आपको बेवकूफ बनाना है। ये बंदा क्या करता है कि आपको बताता है कि किसकी दिखाता है, आपको न्यूज दिखाता है जिसपे लिखा हुआ बफेलो मीट, वो एक कटिंग दिखाता है। थोड़ी देर के लिए दिखाता है और फिर उसको लाल रंग से रंग देता है, स्टाइल दिखाने के लिए कि देखो कट रही हैं। थोड़ी देर में वो लाल हो जाता है। और इधर किसके साथ बैठा है, गाय के साथ। आपके दिमाग में क्या आएगा, ओ, गाय की रक्षा करने की बात करने वाली पार्टियां गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। अंग्रेज जो है वो भैंस के मांस को भी बीफ कहते हैं, गाय के मांस को भी बीफ ही कहते हैं। राइट। जो आंकड़ा दिया गया था कि बीफ का इतना जो बफेलो मीट है इसका एक्सपोर्ट हुआ है, उसको इसने सीधे सीधे बीफ कह के गाय के साथ बैठ करके अपनी बात वहां पे घुमा दी। कहने को उसने गलत भी नहीं बोला, लेकिन आपके दिमाग के अंदर जो घुसपैठ करने का तरीका है उससे वो घुसपैठ कर गया। ये बातें अपने बच्चों को बताइए कि किस तरीके से इन एग्जाम्पल से आपके बच्चों को यकीन होगा कि हाउ दे आर ट्रैपिंग उनकी जो क्रेडिबिलिटी है। ये जो वामपंथी हैं जो झूठ के सहारे चल रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी को अपने बच्चों की नजर में आपको जीरो करना होगा, खत्म करना होगा। आपको इसे नष्ट करना होगा। अन्यथा भारतवर्ष, आपका भविष्य, आप जितना भी पैसा कमाने में लगे हुए हैं, ये सब खतरे में है। सब लुट जाएगा, सब लुट जाएगा, सब कुछ नहीं बचेगा। आप इस बात को जान लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। नालंदा के बारे में यह कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने उस पे आखिरी आक्रमण किया। जी हाँ, आखिरी आक्रमण। उसके बाद कोई और आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जला करके राख कर दिया। तो क्या इससे पहले भी इस पर आक्रमण हुए थे? जी हाँ, इससे पहले भी इस पर आक्रमण हुए थे। 3 आक्रमण हुए थे टोटल इस पे, इतिहास में जो दर्ज है। पहला है हूणों का आक्रमण। हूणों का एक शासक था मिहिरकुल, जो कि सेंट्रल एशिया में रहता था। सेंट्रल एशिया से वो आया। वो एक ट्राइब थी, जो हूणों की एक ट्राइब थी। वो ट्राइब जो है भारत पे हमला करती है और आकर के यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर देती है। जब नालंदा विश्वविद्यालय को वो नष्ट करते हैं, उस पे हमला करते हैं, तो उनके मन में कोई विचार नहीं था कि नालंदा को नष्ट करना है। ये कुछ ऐसी स्थिति थी जैसे सिकंदर भारत में आता था तो उसकी सेना जहां से निकलती थी वहां हर चीज को रौंदते हुए चली जाती थी, खेतों को आग लगा देती थी, निर्दोषों को मार देती थी। कोई वो थोड़ी था, कोई दुश्मनी थोड़ी थी, कोई विशेष दुश्मनी नहीं थी कि किसी दुश्मनी की वजह से मैं कर रहा हूं। ये युद्ध का एक तरीके का अघोषित नियम था कि जिसको हराओगे उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। तो जब कोई हिंदू राजा भी किसी दूसरे हिंदू राजा के ऊपर हमला करता था, उसे हरा देता था, तो कई बार वो हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा के राज्य में बने हुए महल, वहां पे बने हुए मंदिर, वहां पे वहां की संस्कृति, वहां की पहचान, सबको नष्ट करने का प्रयास करता था। सिर्फ इसलिए ताकि वो ये दिखा सके कि हम जीत गए हैं।
आपकी सभी पहचानों को नष्ट करके जीतने वाला अपनी जीत को दर्ज करने की निशानी मानता था, इसलिए ऐसा करता था। ये जो था मिहिर इसको पता ही नहीं था ये क्या है, क्या चीज़ें हैं। पता था कि एक छोटी-सी यूनिवर्सिटी है, कुछ है, इसमें कुछ होगा, लेकिन उसको ये पता था कि जिस पे वो हमला करने जा रहा है भारतवर्ष पे, उनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो नष्ट करो इसे। बस इतनी सी बात है। तो उसने इस चीज़ को इस तरीके से नष्ट किया। लेकिन उसके बाद जो है, इससे भी बड़ी बिल्डिंग बन कर के तैयार हुई, मिहिर के हमले के बाद। हूणों के हमले के बाद दोबारा एक बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बिल्डिंग बना कर के तैयार कर दी गई। उसके बाद दूसरा जो है, एक राजा था, गौदाश वंश का राजा था, वो बंगाल का राजा था। उसने भी इस पे हमला किया। जब बंगाल के राजा ने, गौदाश वंश के राजा ने इस पे हमला किया, तो इसको नष्ट किया, इसको नुकसान पहुँचाया, लेकिन उसके बाद फिर से इसे हर्षवर्धन ने, आई रिपीट, हर्षवर्धन ने गौदास वंश, गौदास जो है वो अ, गौदास वंश का जो राजा था, उसके द्वारा जो नष्ट कर दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को, उसको दोबारा से रिस्टोर किया। किसने? हर्षवर्धन ने, राइट? तो हर्षवर्धन के समय में भी इस पर हमला हुआ था। ठीक है? बंगाल के राजा ने किया था। तीसरा और सबसे भयानक हमला जिसको ये झेल ही नहीं पाया, वो था खिलजी का हमला। खिलजी का हमला जो है, वो इस तरीके का था कि उसको ये था कि इस पे सिर्फ हमला करके नष्ट नहीं करना, यहाँ पे लोगों को मारना नहीं है। आग किसी ने लगाई थी, आग इसी ने लगाई थी। आग किसी और ने नहीं लगाई थी, केवल इसी ने आग लगाई थी, क्योंकि इसका उद्देश्य था उन किताबों को जला देना जिसमें सनातन का ज्ञान है। इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। इस कहानी की वास्तविकता संदिग्ध है। इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता। कहा यह जाता है कि एक ब्राह्मण था इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो ब्राह्मण था वो बड़ा विद्वान था। नालंदा यूनिवर्सिटी में हर तरह की पढ़ाई होती थी, मेडिसिन की, एस्ट्रोनॉमी की, हर चीज़ की पढ़ाई होती थी। तो जो मेडिसिन की यानी कि आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण था जो कि बहुत ज़्यादा विद्वान था। हुआ ये था कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया, किसी भी तरीके से सही नहीं हो रहा था, तो उसका जो एक सहयोगी था, उसने कहा कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक ब्राह्मण है, वो बड़ा विद्वान है। वो औषधि विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता है, आप उसके पास जाइए। तो इसने कहा कि नहीं, मैं किसी हिंदू से, किसी काफ़िर से मैं ये मेडिसिन नहीं ले सकता। उसे मंज़ूर नहीं था, उसने मना कर दिया। ये कहानी मौजूद है, मतलब दूसरी तरफ भी मौजूद है। अगर हम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी, यानी कि बख्तियार खिलजी के इतिहासकारों ने भी इन चीज़ों को लिखा है। वहाँ से भी प्रमाण कहीं न कहीं, मतलब एक कहानी ही है, लेकिन दोनों तरफ से कहीं न कहीं सबूतों के माध्यम से आती है, कनेक्ट होती है। तो हुआ ये कि वो बीमार पड़ा और एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी पहुँचा, बहुत मनाने पे पहुँचा जब सही नहीं हो रहा था। तो इसने बोला कि मैं तुम्हारे हाथ से दवा नहीं खाऊँगा, मुझे बिना दवा दिए ही सही करो। तो पंडित जी ने कहा, जो ये मेडिसिन जिनको देना था, उन्होंने कहा, आयुर्वेदाचार्य थे ये, तो उन्होंने कहा कि बिना मेडिसिन दिए तो मैं आपको ठीक नहीं कर पाऊँगा, मेडिसिन तो आपको लेनी पड़ेगी। तो उसने कहा, नहीं, नहीं, बिना मेडिसिन के ही ठीक करो। तो कहा यह जाता है कि इस ब्राह्मण ने जो कुरान के पन्ने थे, उस पे दवा लगा दी, हर पन्ने पर दवा लगा दी। उस ब्राह्मण ने पूछा उसके सहयोगी से, बख्तियार खिलजी के सहयोगी से पूछा कि ये कुरान पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? तो उसने बताया कि जब ये कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के पन्नों को पलटने के लिए जीभ को टच करते हैं, उसमें थूक लगाते हैं उँगली में, और उसके बाद उससे पन्ना पलटते हैं। तो इस ब्राह्मण ने क्या किया कि उस पन्ने के कोने पर वो जो है लगा दिया, दवा लगा दी हर पन्ने पर, और बाहर आया वो। बख्तियार खिलजी को नहीं बताया गया। बख्तियार खिलजी को ब्राह्मण ने सिर्फ ये बताया कि सब कुछ जो है भगवान के हाथ में है। आप एक काम करिए, आप कुरान पढ़िए। उसने कुरान पढ़नी शुरू की, पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, और धीरे-धीरे करके ठीक होता गया। तो उसे लगा कि यार ये कैसे मैं सही हो गया? तो उनका सहयोगी था, वो खुश होके उनको बताने लगा। बख्तियार खिलजी, माननीय बख्तियार खिलजी को उसने बताया। तो माननीय बख्तियार खिलजी जी को जब ये बताया गया कि जो आपकी कुरान है, क्योंकि आपने दवा लेने से मना कर दिया था, इसलिए उस ब्राह्मण ने क्या किया कि आपके कुरान के हर पन्ने पर दवा लगा दी, और आप थूक लगा करके उसके पन्ने को पलटते थे, इसलिए इसलिए ये हुआ कि वो पन्ने पलटने पर वो दवा आपके जीभ के ज़रिए आपके शरीर में पहुँचती रही और आप सही हो गए। इस बात को सुनकर के बख्तियार खिलजी को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और बड़ा गुस्सा भी आया। गुस्सा इस बात का कि मैंने कहा था कि मुझे दवा मत देना, बिना दवा के ठीक करना। लेकिन जब मैंने ऐसा कहा, तो ये व्यक्ति इतना बुद्धिमान है कि डिप्लोमैटिकली, मतलब इतना ज़्यादा चतुर है, चतुराई भी इसके अंदर है कि इसने दूसरे तरीके से दवा पहुँचा दी। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा कौन-सा ज्ञान है इनके पास, जो कि इतनी बड़ी बीमारी जो हम सही नहीं कर पा रहे थे, हमारे हकीम सही नहीं कर पा रहे थे, वो उसने सही कर दी। बख्तियार खिलजी ये नहीं समझ पा रहा था कि चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, हर धर्म में कुछ न कुछ खूबियाँ, कुछ न कुछ कमियाँ हर जगह पे होती हैं। कुछ न कुछ खूबियाँ उसके धर्म में हैं, कुछ न कुछ खूबियाँ यहाँ पे थी। आयुर्वेद में हो सकता है कि कुछ विशेष स्थिति में इस विद्वान को चीज़ें ज़्यादा पता हों। आपके यहाँ भी हो सकती हैं, लेकिन आपके विद्वानों को शायद उस समय के विद्वानों को ना पता रही हों।
लेकिन वो क्रोध की अग्नि में, जलन की भावना में इतना ज्यादा जल गया कि उसने सीधे सीधे कहा कि ये जो पूरी की पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, इसको पूरा जला दो और जितने काफिर हैं इन सबको मार दो, जितने भी ब्राह्मण यहाँ रहते हैं उन सबको खत्म कर दो। तो यही हुआ। पूरी सेना जो है हमला करती है नालंदा यूनिवर्सिटी पर और एक एक करके सारी चीजें नष्ट कर देती हैं, वहां ब्राह्मणों को मारती हैं, वहां पर किताबों में आग जला दी जाती है। और उस समय के जो एक इतिहासकार थे, इतिहासकार क्या, वो डायरी लिखने वाले थे जो साथ में रहा करते थे और चला करते थे, उन्होंने ये बताया, लिखा है, मिनहाज मिनहाज सिराज है उनका नाम। उन्होंने लिखा है तबाकत नासिरी में, एक किताब है तबाकत नासिरी। प्रमाण मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूं, प्रमाण मौजूद है, लेकिन एक वामपंथी इतिहासकार राम पूनियानी ये कहता है कि कहीं कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई। और मिनहाज सिराज जिसने तबाकत नसीरी लिखी है, उसने साफ लिखा है कि पूरे लाव लश्कर के साथ बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी पे जाता है और उस पर हमला करता है, और हमला करके उसे नष्ट कर देता है, जला देता है। 3 महीने तक, 3 से 6 महीने तक ये किताबें जलती रहीं। इसमें करीब 90 लाख किताबें हुआ करती। ये बात तबाकत नसीरी में इसने बताई है, मिनहाज सिराज ने। बाकी दूसरी जानकारियां लेते हैं। यहाँ पर जो लाइब्रेरी थी उसका नाम था धर्मगंज। और इसके अलावा मिनहाज सिराज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और अब आते हैं इसका कुछ और समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और तथ्य भी जानने की कोशिश करते हैं। ये एक बुद्धिज्म सेंटर था, मेनली बुद्धिज्म बुद्धिज्म की यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, मेन रूप से बुद्धिज्म था, और साथ में उपनिषदों की भी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। बात ये थी कि जो हमारा समय था, जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी, उस समय पे बौद्धों में और सनातन में कोई विरोध नहीं था। थोड़े बहुत झगड़े होना, एक बौद्ध का राजा बन जाना, फिर उसके बाद एक ब्राह्मण का पुष्यमित्र संघ का राजा बन जाना, ये सब होता रहता है भारत में। कभी कांग्रेस का आना, कभी हिंदूवादी भाजपा का आना, ये चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही भाजपा की पार्टी आती है सारे मुसलमान काट दिए जाते हैं, या फिर जैसे ही कांग्रेस आती है सारे हिंदू मार दिए जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। ये राजनीति ये चलती रहती है। लेकिन आज के इतिहासकारों ने जब हमारे सामने खुलेआम इतनी मक्कारी कर रहे हैं, तो जरा सोचिए, जब हम सचेत नहीं थे, जब हम जागरूक नहीं थे, उस समय इन्होंने कितनी मक्कारी की होगी, कितनी ज्यादा मक्कारी की गई होगी इन इतिहासकारों के द्वारा। ये सारी चीजें हमें समझनी जरूरी है। तो ये बुद्धिज्म और उपनिषद दोनों का सेंटर था। बात ये थी कि इसको बनवाया किसने था। बनवाया था इसको कुमार गुप्त फर्स्ट ने, कुमार गुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त वंश का राजा था, उसने बनवाया था। कुमार गुप्त वन ने, जो फर्स्ट ने जब ये बनवाया था, तो वो गुप्त वंश का शासक था। और अगर आप इतिहास में पढ़ें गुप्त वंश के बारे में, तो गुप्त वंश के बारे में आपको ये जानकारी मिलेगी कि जो गुप्त वंश के लोग हैं, जो शासक हैं, वो वैष्णव धर्म के पुजारी थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अगर आप जो गुप्त वंश के राजा हैं, जितने भी सम्राट हुए हैं, उन सब की उपाधियां देखेंगे तो उसमें क्या आता है, विक्रमादित्य आता है। वैष्णवों से परम, वैष्णवों के जो टाइटल होते हैं, परम भट्टारक, महाविष्णु, विष्णुवर्धन, इस तरह के नाम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। इसलिए अपने नाम के पीछे वो एक सनातन पहचान जो वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई है उसको लगाया करते थे, के बारे में बात किया करते थे। तो कुमार गुप्त फर्स्ट ने ये बनवाई थी। ये कहा जाता है कि, ये भ्रम फैलाया जाता है कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने के प्रयास किए। जो वैष्णव धर्म को आश्रय देने वाले लोग थे, गुप्त वंश के लोग, कुमार गुप्त वन, उन्होंने ये क्यों बनवाया फिर? कुमार गुप्त वन जो कुमार गुप्त वन जो कि वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, उन्होंने बौद्धों के लिए और आर्यों के लिए, जो हमारे सनातनी हैं, उन दोनों के लिए ही नालंदा यूनिवर्सिटी को खोला, इसको जगह दी। वहां पे उपनिषद भी थे, वहां पर बुद्धिज्म की पढ़ाई भी होती थी। और इतना टफ था वहां पे एडमिशन लेना कि अगर आप वहां जाते थे एडमिशन लेने, तो आपको गेट पर ही, वहां का जो गेट कीपर होता था ना, वो गेट कीपर ही आपसे ये सवाल पूछता था संस्कृत में, संस्कृत की जानकारी लेता था, कुछ उपनिषदों के बारे में पूछता था, कुछ बातें आपसे जानना चाहता था। अगर आप उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाते थे, तब आप अंदर जा पाते थे, और अंदर फिर आपका टेस्ट होता था, और एक बहुत कठिन टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपका एडमिशन होता था नालंदा यूनिवर्सिटी में। इतना टफ था नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना। ठीक है। संस्कृत की पढ़ाई होती थी, और आज की डेट में क्या बताया जा रहा है, ये केवल एक बुद्धिस्ट सेंटर था, ब्राह्मणों ने इसको जला दिया। बुद्धिस्ट सेंटर था तो कि ये संस्कृत की बात कहाँ से आ गई? कुमार गुप्त ने कैसे बनवा दिया इसे, जो कि पूरी तरीके से वैष्णव था? कैसे बनवा देता वो? तो किसने नष्ट किया, किसने नष्ट नहीं किया, वो सामने है। ये केवल और केवल मक्कारी है। 1193 में खिलजी ने अटैक किया, माननीय जो है, खिलजी ने अटैक किया, जिन उनके लिए माननीय ही है। ठीक है। और खिलजी ने अटैक करने का जो कारण, जो जब खोजने की कोशिश की गई, तो समझ में आया कि यार खिलजी ने अटैक इसलिए किया कि ना तो ये किला था और ना ही कोई इतना बड़ा शहर था जिसको लूटपाट कर सके, केवल किताबें थी। तो किताबें जलाना किसका काम हो सकता है? किताबें जलाना उन्हीं का काम हो सकता है जिन्हें किताबों से नफरत हो।
आप नालंदा में रहने वाले लोगों को मार पीट के भाग सकते थे। आपने जला क्यों दी? किताबें क्यों जला दी? किताबें जलाना एक विशेष प्रक्रिया है। अगर हिंदुओं ने भी जलाया है, तो उपनिषद और जो बुद्धिज्म की किताबें थी, वो सारी उसमें जल गई हैं। तो हिंदू क्यों जलाते? और ऊपर से लोग ये कहते हैं कि वो बौद्धिज्म सेंटर था। एक बात बताओ, आर्यभट्ट बौद्ध थे? आर्यभट्ट उसके प्रधानाचार्य रह चुके थे नालंदा विश्वविद्यालय के। ही वॉज द हेड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये सारे भ्रम, ये सारी मक्कारियों से आप दूर रहिए, अपने बच्चों को सचेत रखिए। मैं फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों पर ध्यान रखिए। आप बूढ़े हो जाएंगे और आपके बच्चे आपको समझाएंगे, अरे पापा। ये ना होने पाए, क्योंकि आपके बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। जो कमाई आपने आज की है, चाहे आपने बहुत बड़े घर बना लिए हों, चाहे आपने 5-5 फ्लैट क्यों ना खरीद लिए हों, ये सब खतरे में है। मैं आपको सचेत कर रहा हूं, ये सब खतरे में है। अगर आपने वामपंथियों की इस मक्कारी के खिलाफ अपने बच्चों को और अपने आप को सचेत नहीं रखा, सब कुछ खतरे में है, कुछ नहीं बचेगा। यही दिक्कत है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि एक षड्यंत्र चल रहा है। संस्कृति को नष्ट करने की जब बात आती है, तो संस्कृति के साथ-साथ लोगों को नष्ट करना सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत ही चीज़ें गुजरती हैं, और आपने देखा होगा, पूरे विश्व में यही चल रहा है। पूरा विश्व से अलग नहीं है भारतवर्ष। यहाँ पे परिस्थितियाँ भगवान की कृपा से अच्छी हैं। नहीं तो आप जाकर के देखिए, पाकिस्तान में जाकर के देखिए, सुन्नियों द्वारा शियाओं की और अहमदियों की मस्जिदें गिराई जा रही हैं। नफ़रत ये कराती है। क्या मतलब है किसी मस्जिद से, किसी दूसरे के पूजा स्थल से? वो अगर बुरा काम कर रहा है तो उसे सजा दो। नहीं, वो इसलिए बुरा है क्योंकि वो अहमदिया है। वो इसलिए बुरा है क्योंकि वो शिया है। इस तरह के हालात हैं। मैं तो शियाओं और अहमदियाओं के लिए बड़ा दुःख महसूस करता हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। और शियाओं और अहमदियाओं को भी अपने धर्म के लिए, अपने पूजा स्थलों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दे आर इन माइनॉरिटी, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी आवाज़ को बताने वाला कोई नहीं है। उसी तरीके से अगर कभी ये चीज़ें हावी हो गईं, मुट्ठी भर भी लोग जो होते हैं वो सत्ता में होते हैं। वो करोड़ों लोगों पे, अरबों लोगों पे शासन कर सकते हैं, क्योंकि राजनैतिक सत्ता उनके हाथ में होती है। इसलिए आप ये मत समझिए कि बहुत ज़्यादा गिनती है तो इस वजह से आपको जो है लाभ मिल जाएगा आपकी गिनती का। नहीं, कानून का शासन होता है, और जिसके हाथ में कानून होता है, जिसके हाथ में व्यवस्था होती है, वो आपको, आप कितने भी बड़े हों, गिनती में कितने भी ज़्यादा हों, आपको वो दबा लेगा। इसलिए इस बात को समझें कि किसी प्रकार के षड्यंत्र को समझने का प्रयास करें कि ये षड्यंत्र चल क्यों रहा है, जानने का प्रयास करें कि ये चल क्यों रहा है। ठीक है? नालंदा का मतलब होता है ना, अलम और दा। इसका मतलब होता है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। ये संस्कृत का वर्ड है नालंदा, संस्कृत का वर्ड है ना, अलम, दा। अगर ये बौद्धिस्ट सेंटर था तो पाली का वर्ड क्यों नहीं है? ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बुद्ध और सनातनी दोनों साथ मिलकर के ही पढ़ाई करते थे। ठीक है? वेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त वन ने इसको बनवाया था। यहाँ पे 10,000 मॉन्क थे और 1,510 टीचर थे, जो एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में रहा करते थे, यानी कि शिष्यों के और टीचरों के रहने की जगह भी यूनिवर्सिटी के अंदर थी और पढ़ाई भी यूनिवर्सिटी में ही होती थी। हर्षवर्धन वन ऑफ द स्टूडेंट्स था, और आर्यभट्ट इसके वन ऑफ द टाइम इसके हेड रह चुके थे, यानी प्रधानाचार्य रह चुके थे, हेडमास्टर रह चुके थे। तो इसी के साथ ये जो जानकारी है नालंदा से रिलेटेड हमने समझ ली। नालंदा के बारे में बताना बहुत ज़्यादा मेरा टारगेट नहीं था, क्योंकि नालंदा के बारे में तो आप लोग कहीं से भी सर्च मार सकते हैं। लेकिन बताना ये ज़रूरी था कि चल क्या रहा है और क्या खतरे में है आपके बच्चे, और आपके वो लोग जो अभी आपके घर में वो लोग जो कि इन चीज़ों से थोड़ा दूरी रखते हैं, जिनको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। उनके दिमाग में, उनके कानों में ये बातें डाली जा रही हैं, क्योंकि इस बात को समझ लीजिए कि आपको नौकरी करनी पड़ती है 9 से 5 की, 9 से 6 की, लेकिन वामपंथियों की कोई नौकरी नहीं है। कोई भी वामपंथी किसी ऑफ़िस में काम करेगा, उसका परफ़ॉर्मेंस कभी सही नहीं होता। कारण ये है कि वो वामपंथी कभी भी ऑफ़िस में काम करने के लिए जाता ही नहीं है। वो हमेशा इसलिए जाता है कि अपनी वामपंथी विचारधारा को वहां फैला सके। वो दिन भर वामपंथी विचारधाराओं के बीच में ही घूमता रहता है। वो दिन भर उन्हीं खबरों को पढ़ता रहता है जो उनके वामपंथी गिरोह ने फैला रखी है, और उसमें इतना ज्यादा उलझा हुआ होता है कि वो दूसरे लोगों में ही बांटता रहता है उस जानकारी को। उसका और कोई काम नहीं होता। वामपंथी कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि वामपंथी आजकल एक और नई ट्रिक अपना रहे हैं। उनका काम ये होता है कि अगर वो वामपंथी है और अगर किसी का इंटरव्यू ले रहा है, तो आपसे इंटरव्यू तो ले लेगा आपका। आपको थोड़ी बताया जाता है कि आप इंटरव्यू में पास हुए या फेल हुए। उसने देख लिया कि आप अच्छे हो, उसे आपको सिलेक्ट करना है। अगर उसे आपको सिलेक्ट करना है, तो इंटरव्यू समाप्त करने के बाद वो आपसे कुछ नॉर्मल बातें करता है। ऐसे ही चलते-फिरते कि हाँ, ठीक है, इंटरव्यू तो हो गया, रहते कहाँ हैं आप? ऐसे करके शुरू करता है, और उसके बाद वो आपके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन को जानने की कोशिश करता है बातों-बातों में। अगर आपका इंक्लिनेशन भाजपा की तरफ, या फिर हिंदू धर्म की तरफ, या फिर अपनी संस्कृति की तरफ उसको दिखता है,
तो फाइनली आपको रिजेक्ट कर देता है। ये बड़ी ही सावधानी से चल रहा है और बड़े ही आसानी से ये काम हो रहा है, ये चल रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया। आप ध्यान रखिए कि अच्छा इंटरव्यू देने के बाद क्या वो बंदा आपसे अलग से बात करता है क्या, इन चीज़ों को लेकर के? आपसे पर्सनल होने की कोशिश करता है क्या? आपके पर्सनल लाइक्स, डिसलाइक को जानने की भी कोशिश करता है क्या? अगर ऐसा करता है तो एचआर को फ़ोन करें और उसे बताएँ कि वो मुझसे पर्सनल होने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मुझसे पर्सनल चीज़ें जानने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये सब रिकॉर्डेड नहीं है, मुझे उन्होंने फ़ोन करके अलग से ये जानने की कोशिश की। मेरा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी जानने की कोशिश की। क्या इसका मेरे सिलेक्शन या रिजेक्शन पे असर पड़ेगा? क्योंकि मैंने ये सब सुना है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें वाक़ई में हो रही हैं। इसलिए अगर कोई आपके क्योंकि इंटरव्यू में आपके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन को जानने का क्या मतलब है? आप जो है सी, सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर हैं, आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उसमें आपके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन का क्या मतलब है? अगर ये ऐसा आपके साथ हो, तो आप जान जाइए कि अगर आपका इंक्लिनेशन किसी भी तरीके से भाजपा की तरफ या फिर आप एक इस तरह की सोच के हैं जो कि संस्कृति को ज़्यादा महत्व देता है, अपने संस्कारों को ज़्यादा महत्व देता है, तो आपका जॉब खतरे में है, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए तुरंत एचआर को फ़ोन करके बताएँ कि ऐसा आपके साथ हुआ है, ठीक है? और उनको बता दें, उनके कान में डाल दें, क्योंकि ये काम कर रहे हैं, वामपंथी ये काम कर रहे हैं। ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हो रहा है, ये काम चल रहा है। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर के आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।